कौन सही है। अब हम सेकंड मरहला जो है वो क्वेश्चनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं, आंसर क्वेश्चनिंग का। तो अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो और सवाल जो है उनके जहन में हैं वो पूछें, ताकि मैं उनको जवाब दूँ और आप लोगों के लिए हेल्प करूँ। सबसे पहले ये कि इनको क्या वैक्सीन या क्या विटामिन दिए जाए ताकि इनकी ग्रोथ हो सके, अच्छी ग्रोथ। जी अच्छी ग्रोथ के लिए। इनके लिए हम मार्केट में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं, इनका इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर मैं जो इस्तेमाल करवाता हूँ उनमें सरबैक्स, मल्टीबियोटा और लाइजोवेट और मेटावेट, इनका मैं ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ। ये रिलायबल हैं मेरे हिसाब से, तो हर एक एरिए के हिसाब से अलग से होते हैं, लेकिन मैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ। इनके अंदर हमारे पास मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, जिंक, इनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। और विटामिन सी खास तौर पर इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, तो इनके अंदर उसकी मिक़दार ज़्यादा होती है, तो ये हमारे बर्ड्स की गोश्त की प्रोडक्शन के हिसाब से इनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और सर ये जो ब्रायलर हैं ये भी तो गोश्त के लिए ना बेसिक, लेकिन इनमें डिफरेंस देखा जाए तो वो ज़्यादा भारी होते हैं इनसे, तो इनको भी कोई ऐसे विटामिन वगैरह देने पड़ते हैं या कोई डाइट का प्रोसेस है इन दोनों के डिफरेंस का, जिसमें ज़्यादा गोश्त की प्रोडक्शन है? इसमें हुआ कुछ यूँ है कि जो ब्रायलर है उसकी एज 40-45 डेज़ के अंदर जो है वो तैयार हो जाता है 2 किलो के करीब, कभी कभी 2.5 किलो में भी निकल जाते हैं। तो वो ख़ास तौर पर हाइब्रिड की गई नस्ल है, हाइब्रिड की गई है, और वक्त के साथ साथ उसको मज़ीद हाइब्रिड करते करते अब ऐसी स्टेज आ चुकी है कि वो 30 से 35 दिन के अंदर 1.5 किलो 2 किलो वज़न जो है वो वेट जो है वो गेन कर जाता है। जबकि देसी मुर्गी, क्योंकि हमारा एरिया एक ट्रेडिशन ज़्यादा पाई जाती है, हमारी सकाफ़त वो ब्रायलर से ज़्यादा नहीं जुड़ती है, वो हमारे लोगों का ख्याल आता है, नज़रियात हैं कि हम देसी मुर्गी खाएं। देसी मुर्गी को वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है ग्रोथ की वो स्लो होती है, क्योंकि ये 4 से 5 मंथ में जाकर तैयार होकर हमारे सही खाने की एज में आती है, जिसको हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी खुशबू जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि T88, T83, 700 जो नस्ल है, और इनके जो क्रॉस की हुई नस्लें हैं, गोल्डन मिस्री है, गोल्डन मिस्री है, देसी असील हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। लेकिन ये 4 से 5 मंथ के अंदर अगर हम इनको ब्रायलर फीड का इस्तेमाल करवा के तैयार करते हैं फार्मिंग के लिहाज से, तो हमें फ़ायदेमंद होती है। वो हम ब्रायलर के मुकाबले में इसको नहीं ले आ सकते, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो देसी लोगों के खाने, देसी मुर्गियों खाने की शौकीन ज़्यादा हैं, तो उसका हम ब्रायलर के साथ मवाजना करते ही नहीं। तो डिजीज़ के हवाले से क्वेश्चन है कि अगर डिजीज़ हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि इस डिजीज़ के ये सिम्टम्स हैं और उसके ये? हाँ, इसके लिए मैंने कंप्लीट हैचिंग प्रोसेस के अंदर वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने मुर्गी का पोस्टमार्टम किया था। तो हम देसी मुर्गी का भी एक पोस्टमार्टम करेंगे, उसमें भी हम आपको दिखाएंगे। मैंने पहली जो एपिसोड थी कंप्लीट हैचिंग प्रोसेस की जो सीरीज़ है, उसके अंदर मैंने 1 हफ़्ते की चूज़े की, 2 हफ़्ते के चूज़े की, 3 हफ़्ते के चूज़े की, डिफरेंट एजेस के दौरान उसके पोस्टमार्टम किए। उसमें बताया कि उसके ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स के ऊपर किस कलर की शेप आ जाए, कौन सी अलामत आ जाए। तो मैंने उसमें बताया कि एंडी में ये होता है, गुर्दों के ऊपर असरात ये होते हैं, लंग्स के ऊपर ये असरात होते हैं। तो जो उनका पोटा होता है जिसके अंदर ये ग़िज़ा को हज़म करते हैं, उसके अंदर जो अलामत थी वो मैंने बताई। और इसके अलावा अंतड़ियों के दरमियान जमने वाली खुराक के हिसाब से मैंने इसके अलामत बताई। मुंह के अंदर हो जाने वाले दाने, गोश्त के अंदर हो जाने वाले खून के धब्बे, पाँव के टेढ़ा हो जाना, चूँच का टेढ़ा हो जाना, चूँच का ऊपर जो है फोड़े टाइप, फुंसियों टाइप के अलामत ज़ाहिर होना, मुख्तलिफ बीमारियों, परों का झड़ जाना, इनके नाखूनों का कलर चेंज हो जाना, चूँच का कलर चेंज हो जाना, कलगी का कलर चेंज हो जाना, इनके पाँव का लंगड़ाना, मुख्तलिफ इकसाम के अंदर जो मैंने इनकी अलामत बताई, मैं आज भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा हम इनकी बीट के ऊपर डिपेंड होते हैं कि अगर बीट है वाइट कलर की और सफ़ेद क्रीम कलर की, तो हम समझते हैं कि इनको जो है वो बुखार है। तो उसके लिए हम फ़ौरन जो है वो पैनाडोल सिरप, ब्रूफन सिरप प्लस कोई भी मल्टी विटामिन जो हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। अगर ये मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी वजूहत हो सकती है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है तो ये मुंह खोल के सांस ले रही हैं, अमोनिया की मिकदार ज़्यादा हो गई है तो ये मुंह खोल के सांस लेंगी। अगर इनको इकोलाई हो जाता है तो उसके हिसाब से भी ये मुंह खोल के सांस लेती है। अगर काकसी हो जाता है तो उसमें भी ये मुंह खोल के सांस लेती है। तो इसके बाद अगर इनकी बीट का कलर जो है वो सुर्ख हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इनको खूनी पेचिश लगी हुई है। तो उसके लिए हम जो है वो
एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर जो है उनकी बीट का कलर जो है वो सब्ज़ और मोशन टाइप हो, पतले मोशन लगे हुए हो, तो इसका मतलब होता है कि इनको न्यूकासल डिजीज़ ND जो है वो हो चुकी है। तो ND के लिए हमारे पास वैक्सीनेशंस होती हैं। इसका इलाज इंतहाई मुश्किल है, लेकिन आज तक दुनिया के अंदर इसका इलाज जो है वो फार्मूले डिफरेंट बना दिए गए हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत वायरल डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा शेड के अंदर तेज़ी से फैलती है। 2 से 3 दिन के अंदर इतनी मोर्टेलिटी हो जाती है, बर्ड इतने मर जाते हैं कि हमारा नुकसान पूरा नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट फार्मूले बनाए हैं, जिसके अंदर हम पेनिसिलिन जो है वो 4 लाख का जो एक इंजेक्शन होता है वो हम एक बर्ड को देते हैं। तो उस बर्ड को साथ मल्टीविटामिन का भी इस्तेमाल, और 3 दिन तक मैं पेनिसिलिन इंजेक्शन 4 लाख जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ। साथ में सीरीलैक भी अगर मिक्स कर लिया जाता है तो उससे ज़्यादा अच्छी इनकी बीमारी के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा हम जो है फ्लैजल सिरप साथ मिक्स कर लेते हैं, जिससे इनका जो है ना ND के ऊपर हम कुछ हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। तो बाकी मुख्तलिफ एरियो के अंदर इसकी वबा फूट जाती है, एक शेड में शुरू होती है तो दूसरे शेड में फैल जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यही होता है कि हम जो बर्ड्स मर जाते हैं उनको हम ज़मीन के अंदर दफना दें, ना कि उनको ओपन एरियाज़ में रखें। उनको चील, कौवे, गिद्ध वगैरह खाएंगे तो वो जहाँ बीट करेंगे तो वो जरा सी वहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरह वो 25-30 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये बीमारी फैल जाती है। तो हम उसके लिए वो इस्तेमाल करवाते हैं ND के लिए। खूनी पेचेस के लिए भी हमने बता दिया। और इसके अलावा जिगर की बीमारी, इनका जो जिगर होता है, लीवर, वो सुकड़ जाता है। अगर वो सुकड़ जाए तो उसके लिए हम जेटीपार सिरप है, मार्केट में सस्ता भी है, अवेलेबल है। जेटीपार सिरप का हम इस्तेमाल करवाते हैं। और उस बीमारी की जो वजह है वो टेम्परेचर का ज़ायद होना। अगर हम इनको टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो उससे इनके जिगर जो है वो सुकड़ जाएगा, खून पे जो है वो मिकदार ज़्यादा अच्छे अंदाज से पैदा नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हम जेटीपार सिरप जो मार्केट में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करवाते हैं, उससे ये वो बीमारी ठीक हो जाती है। और गंभोरों की मार्केट में जो वैक्सीनेशन है वो अवेलेबल है, तो वो भी आप इस्तेमाल करवाते हैं वक्त से पहले। गंभोरों की अलामत ये है कि इनका जब हम पोस्टमार्टम करते हैं, इनके गोश्त जो होते हैं, ख़ास तौर पर पट्ठे और सीना, इसके ऊपर खून के सुर्ख धब्बे बन जाते हैं। तो ये उसकी अलामत है। तो उसकी वैक्सीनेशन की जाती है। बाद में इसका इलाज थोड़ा टफ होता है, लेकिन जैसे बीमारी फैल जाए, बर्ड्स जो बीमार हैं उनको हम निकाल के अलग से रखते हैं, उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो सही होते हैं उनको वैक्सीन कर दिया जाता है। सर, व्हाट आर द मेजर डिजीज़ इन आवर सोसाइटी, बेसिकली इन आवर एरिया, कि जो कि ज़्यादातर फॉर एग्जांपल सर्दी और गर्मी में डिफरेंट आ जाती हैं, और सबसे जो ख़तरनाक बीमारी होती है वो कौन सी होती है, जो कि बिल्कुल उनकी कोई ख़ास होती है, जो ज़्यादातर मुर्गियों को, मेजोरिटी को जो अफेक्ट करे, वो कौन सी डिजीज़? ND जो है न्यूकासल डिजीज़ सबसे ज़्यादा ये फैलती है। उसके बाद गंबोरो, तीसरे नंबर पर आता है बुखार, काक्सी। ये बीमारियां हमारे शहर के अंदर बहुत ज़्यादा आम होती हैं। फ़र्श गीला होने की वजह से, टेम्परेचर कंट्रोल ना होने की वजह से, वैक्सीनेशन टाइम पर ना करने की वजह से ये बीमारियां फैलती हैं, और ये फ़लौक के फ़लौक उड़ा देती हैं। तो इसमें फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए वक्त पर इनकी वैक्सीनेशन की जाए, वक्त पर ही जो बीमार परिंदे हैं उनको निकाल दिया जाए और उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। सर, जो डिजीज़ वो होते हैं हैंड्स वगैरह, उनको इकट्ठा रखना चाहिए या अलग अलग रखना चाहिए? जो बर्ड्स बीमार हो जाए उसको फ़ौरन से पहले अलग कर देना चाहिए। उसके लिए एक अलग से कमरा रखना चाहिए उस शेड से अलग से, ताकि जो वहाँ पर जो बीमारी के जरासीम है इनके अंदर ना फैले, क्योंकि ये ज़्यादा वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, तो ये बहुत तेज़ी से फैल सकती हैं। तो जो बंदा बीमार जानवरों की केयर अलहदा कमरे में कर रहा हो तो उसको भी चाहिए कि वो दूसरे शेड में ना आए, ताकि उसके कपड़ों और जूतों और हाथों पे लगे हुए जरासीम इस शेड के अंदर ना आ जाएं, इनको मज़ीद नुकसान ना पहुंचे। तो इसलिए उनको अलग रखना पड़ता है। इनके पानी और खाने के बर्तन कोई स्पेसिफिक होने चाहिए या किसी भी टाइप के बर्तन में हम रख सकते हैं पानी या कोई भी चीज़, मतलब प्लास्टिक या मट्टी के बर्तन? तो मौसम के लिहाज से बर्तनों की हम सिलेक्शन करते हैं, और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फार्मर के पे ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। गर्मियों के अंदर हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं ओपन शेड्स के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि गर्मी में अगर हम प्लास्टिक के बर्तन या लोहे के बर्तन रखेंगे उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो पानी जो है वो भी गर्म हो जाएगा, जिससे बर्ड्स को नुकसान होता है। तो गर्मियों में हम इनके लिए मिट्टी के पानी के बर्तन और ख़ुराक के बर्तन, प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं ख़ुराक के लिए, लेकिन पानी के लिए हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं मिट्टी के बर्तन ओपन शेड्स के अंदर।
जबकि खुराक के बर्तन प्लास्टिक में भी हम यूज़ कर सकते हैं, लोहे के भी यूज़ कर सकते हैं। पानी के सर्दियों के अंदर जो बर्तन होते हैं वो हम प्लास्टिक के यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो है इनका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं चेंज होता। तो अब्रप्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर कैन प्रोड्यूस देयर डिजीज़ एंड दे मेक देम वायरल, तो उनसे हमें बचना चाहिए। तो सर्दियों के अंदर हम प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, गर्मियों के अंदर हम मिट्टी के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। तो सर मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि एहतियाती, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सारा आपने पहले बताया कि अमोनिया की जो है ये गैस, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, इनको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जो इंसान इनका ख्याल रख रहा है, इनको दिन रात खाना डाल रहा है, तो उसे किस तरह की एहतियाती तदबीर करनी चाहिए ताकि वो भी डिजीज़ से बचा रहे? जो बंदा फार्म के अंदर काम कर रहा होता है, वर्कर जो होता है, उसकी सेहत पर भी इन बीमारियों के बिल्कुल असरात होते हैं। ख़ास तौर पर उसकी स्किन इरिटेशन, आँखों के अंदर इरिटेशन, सांस की नाली के अंदर इन्फेक्शन ये हो सकती है। तो उनसे बचने के लिए उसको हाथों के ऊपर ग्लव्स पहनने चाहिए, लंबे रबर वाले बूट पहनने चाहिए, आँखों के ऊपर ग्लव्स पहनने चाहिए ताकि वो इन बीमारियों से महफूज रहे। जब वो शेड के अंदर दाखिल हो तो उसका ये प्रॉपर लिबास एप्रन के साथ होना चाहिए। जब वो यहाँ से निकल जाए तो वो कपड़े उतार के जाए, और उसके बाद उसको नहाना चाहिए किसी एंटी बैक्टीरियल साबुन के साथ, सोप के साथ, ताकि वो इन बीमारियों से महफूज रहे। और उसकी सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, इसकी जितनी हिफाजत की जाए उतना कम है। रोशनी का मतलब तो सर्दियों और गर्मियों में रोशनी कितनी होनी चाहिए उनकी अच्छी देखभाल के लिए? इन बर्ड्स के लिए रोशनी का जो है एहतमाम किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जिन बर्ड्स के लिए हम अंडा लेने की प्रोडक्शन की सोच रहे होते हैं, उनको हमें तकरीबन 24 घंटे रोशनी देनी पड़ती है, सफ़ेद रोशनी देनी पड़ती है। इसके लिए हम एनर्जी सेवर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी की खपत जो है वो कम होती है, लेकिन हमें रोशनी ज़्यादा वक्त के लिए मिलती है। दिन के वक्त ओपन शेड्स का फ़ायदा ये होता है कि इसकी साइडों के ऊपर जाली होती है, तो सूरज की रोशनी इनको दिन भर मिलती है। और शाम के वक्त हम इनके लिए एनर्जी सेवर्स दिखाएं, ज़रा शेड के अंदर लगाएं, एनर्जी सेवर्स दिखाएं कि हमने इनके लिए एनर्जी सेवर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि रात की फीड खा सकें। और ये अंडे की प्रोडक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ताकि इनकी ग्रोथ जो है वो तेज़ हो सके। तो दिन के वक्त सूरज की रोशनी और रात के वक्त हम एनर्जी सेवर्स के ज़रिए इनकी रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारी एनर्जी की बचत भी करते हैं, और हमारी जो प्रोग्रेस है बर्ड्स की ग्रोथ की वो भी तेज़ रहती है। तो सफाई के मुतालिक अगर सफाई डेली बेसिस पे करनी चाहिए, या मतलब एक दिन छोड़ के, या कुछ बताना नुकसान वगैरह इनको नहीं होता? अगर ये आपका बहुत कीमती सवाल था, ये मेरे जहन में उस वक्त नहीं था, लेकिन आपने पूछ लिया। इनकी सफाई का जो निज़ाम है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। बिछाली जो है वो खुश्क होनी चाहिए। इसके लिए हम हमारी लैंग्वेज में दंदाली कहते हैं, खुरबा भी कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो बुरादा है, इसकी जो नीचे वाली सतह है उसको ऊपर लेके आते हैं 24 घंटे के अंदर एक बार ज़रूर, ताकि जो ऊपर वाली गीली सतह है वो नीचे चले जाए। अगर हम इसके अंदर ये दंदाली वगैरह फेर देते हैं तो बुरादा जो है वो खुश्क हो जाता है। अगर ये बुरादा गीला होगा तो इनको कॉक्सी की बीमारी होगी, इकोलाई होगा। उससे बचने के लिए हमें बुरादा खुश्क रखना पड़ता है। अगर ये बुरादा गीला होगा, बीट इनके पाँव को लगेगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इनको टेम्परेचर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। उससे बचाने के लिए हमें इसका बुरादा खुश्क रखना पड़ता है, और कोशिश करें कि हर 15वें दिन के अंदर एक बार ज़रूर इसका बुरादा चेंज कर दें, जिससे ये बीमारी से भी महफूज रहते हैं। हमारे बीमारियों के इलाज के ऊपर आने वाले अखराजात की बचत होती है, और हमें टेंशन भी नहीं होती। तो सफाई का निज़ाम अच्छा होना चाहिए। ओपन शेड के अंदर भी हवा भी लगनी चाहिए, धूप भी लगनी चाहिए, रोशनी भी होनी चाहिए। और मिट्टी पानी के जो बर्तन होते हैं ज़रा क्लोज़ कीजिएगा।